गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देख लिए थे नहीं, फर्स्ट वीडियो में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखे थे। अब हम लोग देखते हैं किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, किस किस फैक्टर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़े थे कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे नहीं, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे नहीं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। अब आज हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द rate of reaction, ROR, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब हुआ अगर मोलेकुलर सॉलिड है, यानी कहने का मतलब कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है। अगर इफ रिएक्टेंट इज कोवलेंट, if reactant is covalent, then rate of reaction will be slow. ROR, rate of reaction will be slow। अब भाई क्यों होगा भाई स्लो, क्यों कह दिए सर? एक तो बात बहुत बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस Cl2 से बनता है 2HCl। तो इसमें क्या है, इसमें H बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, Cl बॉन्ड ब्रेक, ये ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएट्स, तब ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पर टाइम टेकन होता है, इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इफ द रिएक्टेंट इज कोवलेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। काहे ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएट करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये इस बीच में क्या लगेगा, टाइम टेकन है। तो टाइम टेकन होने के कारण ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। केस फर्स्ट। अब देखिए अगर आयनिक रिएक्टेंट, इफ reactant is ionic in nature, then
ROR will be very fast, will be 1 minute, will be very fast। क्या है भाई? तो जैसे मान लीजिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड का प्लस H2SO4, जैसे डालते हैं तुरंत ये BaSO4 का वाइट PPT बन जाता है, वाइट PPT बना, प्लस 2HCl निकला। तो क्यों? इसके बीच में अपने आप बॉन्ड ब्रेक फॉर्म में ही रहता है, आयनिक, ये आयनिक फॉर्म में रहता है। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे, ये अपने आप आयनिक फॉर्म में रहता है, तुरंत रीअरेंज हो जाता है, टाइम कम लगता है। तो रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वेरी फास्ट हो जाएगा, नहीं जाएगा। कोई भी आयनिक रिएक्शन होगा, NaOH प्लस HCl कराइए, वो भी बहुत फास्ट होगा। क्या है इसमें? प्लस HCl, ये भी वेरी फास्ट। हम लोग पढ़ लिए ये सब रिएक्शन भी, वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन, नहीं? तो ये सब रिएक्शन जो होता है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। कोवलेंट रिएक्टेंट रहता है, तो ये किस पर डिपेंड किया? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब जिस टाइप का रिएक्टेंट रहेगा उस टाइप का रेट होगा, ठीक है? तो ये हुआ, इसको लिखिए जल्दी, तब हम लोग दूसरा लिखते हैं। लिख लिए? अब देखिए थर्ड केस, हम लोग नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही देखेंगे क्या चीज़, सी में। अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो गैसियस रिएक्टेंट फास्टली रिएक्शन करता है रेस्पेक्ट टू सॉलिड्स, ठीक है? यानी क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट ग्रेटर देन सॉलिड रिएक्टेंट, सॉलिड रिएक्टेंट। सॉलिड रिएक्टेंट से क्या होगा? ये थोड़ा फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है? गैसियस रिएक्टेंट सॉलिड रिएक्टेंट से क्या करेगा? फास्ट रिएक्शन करेगा। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्टेंट, ये तो हुआ रेट ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि ये जो हम लोग ऐसे आगे पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है तभी होता है रिएक्शन जब एनर्जी बैरियर को पार कर लेता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को पार कर लेता है कोलिजन के बाद, तभी होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ किसके होगा? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जितना स्टेबल बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना कम स्टेबल होगा उतना फास्ट होगा, नहीं? तो ये भी जानिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, स्टेबल कम रिएक्टेंट है तो ज़्यादा बनेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए ही तो कुछ रिएक्शन होता है ना, तो प्रोडक्ट जब स्टेबल होगा तब वो आसानी से बनेगा। जैसे कोई भी चीज़ लेते हैं, कहता है एक है, हम लोग ऑर्गेनिक में देखते हैं फिनॉल है, फिनॉल में क्या होता है, ये भी टूटता है, फिनॉक्साइड आयन दिया, फिनॉक्साइड आयन दे दिया प्लस H प्लस दिया। लेकिन ये जो है आसानी से फिनॉल मोर एसिडिक होता है, का है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लाइज्ड है। लेकिन यही जब मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल होता है, ये भी ब्रेक करता है, इथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, प्लस H प्लस, दोनों H प्लस देता है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। जब लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, मतलब आसानी से वो H प्लस रिलीज नहीं करेगा। यहाँ क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल इथॉक्साइड आयन से मोर स्टेबल है, तो ये आसानी से H प्लस देगा। इसीलिए कहता है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। क्या हो गया, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। इथेनॉल से ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। काहे हुआ, समझ में आया, काहे ये स्टेबल प्रोडक्ट देता है। हम लोग जैसे क्या करते हैं, जब तक मम्मी पापा के अंडर में है, नौकरी नहीं लगता है, तब तक बच्चा किधर हो जाता है तो खोजते रहता है मम्मी पापा। लेकिन जब बच्चा नौकरी करने लगता है तो मुंबई जाके नौकरी करता है, बाप माँ खोजता है नहीं, चूँकि वो स्टेबिलिटी गेन कर लिया, तो अलग होना आसान हो जाता है। जब कम स्टेबल रहेगा तो कम आसानी से अलग होगा। नहीं देखते हैं, जो नौकरी करता है तो चला जाता है सऊदी अरब, अमेरिका, तो माँ बाप खुश रहता है चलो मेरा बेटा स्टेबल है। लेकिन बेटा बेटी नहीं कमा रहा है, अगर वो दिल्ली भी चला जाए तो माँ बाप यहाँ टेंशन में रहता है। तो वही है, स्टेबिलिटी यहाँ क्या है, फिनॉल ये स्टेबल फिनॉक्साइड आयन दिया, वो लेस स्टेबल इथॉक्साइड आयन दिया, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन उसका घट जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ROR ऑफ फिनॉल क्या होगा, ग्रेटर देन ROR ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्लियर हुआ। ये हो गया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इतना बड़ा जिंक का मेटल लेते हैं, जिंक मेटल है,
इस पर एसिड HCl से रिएक्शन कराते हैं। ये जो रिएक्शन करेगा, इतना बड़ा सॉलिड है ये जिंक का सॉलिड मेटल, लेकिन अगर आप इसी को एक कंटेनर में ले लीजिए और इसको छोटा छोटा पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, छोटा छोटा पार्ट में जिंक को तोड़ दिए। छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। चूंकि अब एसिड जो है, एसिड हर तरफ से रिएक्शन करेगा, इसमें सरफेस एरिया के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसमें सिर्फ अटैक कहाँ करता, सिर्फ इस पर अटैक HCl करेगा, यही सरफेस एरिया है इसका। लेकिन इतना ही टुकड़ा का यहाँ सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। सरफेस एरिया लेस सरफेस एरिया है, लेस सरफेस एरिया, ये जानते हैं ना, टुकड़ा करने के बाद सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। और यहाँ मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया है। तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ, यानी ये जो डिपेंड करता है सॉलिड रिएक्टेंट है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, सॉलिड रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट, ठीक है। रेट सॉलिड रिएक्टेंट में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चूंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, हर तरफ से रिएक्शन करेगा, तो ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, गैस मोलेकुल इधर से उधर घूमते रहता है, हायर एनर्जेटिक रहता है, कोलिजन फास्ट करता है तो प्रोडक्ट देता है। तो फिजिकल स्टेट मतलब गैसियस रिएक्टेंट है तो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ग्रेटर देन लिक्विड रिएक्टेंट, लिक्विड रिएक्टेंट ग्रेटर देन सॉलिड रिएक्टेंट होगा, सॉलिड रिएक्टेंट। सॉलिड रिएक्टेंट है तो रेट थोड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। गैसियस ऐसे भी जानते हैं हम लोग, बेसिक में ही पढ़े हैं। गैस जो होता है हायर एनर्जेटिक है, रैंडम मोशन में रहता है, तो कोलिजन करेगा और एनर्जी बैरियर को आसानी से पार कर लेगा। लेकिन सॉलिड तो लोअर एनर्जी स्टेट में, पहले वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पार करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बीच में लिक्विड का होगा न, तो हम लोग दूसरा पढ़ लिए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा लिक्विड रिएक्टेंट से, और लिक्विड का ज़्यादा होगा सॉलिड से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड। देखिए, कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट किसको कहते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस, those chemical substance which alter the rate of reaction, alter the rate of reaction, alter मतलब change, alter the rate of reaction is called कैटलिस्ट। फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैटलिस्ट का टाइप, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तत्काल समझिए, दोज केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो करता है क्या, अलग सेटअप कर देता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट change the path of reactant। कैटलिस्ट क्या करता है? चेंज द पाथ ऑफ reactant to product, catalyst change the path of reactant to product with lower activation energy, ठीक है। अब एक टर्म आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द एक्सेस एनर्जी that is supplied to the reactant molecule in order to raise them to level of threshold energy is called activation energy। It is denoted by EA, देखिए, excess energy that supplied to reactant molecule in order to raise them level of threshold energy is called activation energy। ये क्या करता है? अल्टरनेट पाथ। कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन ये क्या करता है? पाथ को चेंज कर देता है। जैसे ये एनर्जी का है, इधर एनर्जी है,
इधर, इधर है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए होता क्या, ये जो है रिएक्टेंट मान लीजिए यहाँ है, ऐसे आ जाएगा। तो ये मान लीजिए रिएक्टेंट A प्लस B है, अब बन गया C प्लस D प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट। ठीक है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसी को पार करना रहता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब मोलेकुल रिएक्टेंट मोलेकुल कोलाइड करता है तो जो इस एनर्जी बैरियर को पार करता है वही सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक आके अटक गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। कोलाइड सब मोलेकुल करेगा लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट सब नहीं हो पाता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ तक इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ये है E A। ठीक है, ये है मेरा E A एक्टिवेशन एनर्जी। जब कैटलिस्ट डालते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को यहीं से ऐसे कर दिया। ठीक है, यहीं पर इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो गया, ये है एक्टिवेशन एनर्जी पहले का, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। तो देखते हैं पहले का एनर्जी बैरियर ज़्यादा है, मान लीजिए जा रहा है, छोटा नदी पार करना होगा तो मैक्सिमम आदमी पार कर जाएगा। गंगा नदी तैर के पार करना है तो सब नहीं पार कर सकता है, जो तैरना बहुत एक्सपर्ट है वही कर सकता है। वही तो है कि जब कोलाइड तो सब मोलेकुल करेगा लेकिन एक्टिवेटेड एनर्जी को जो पार करेगा वही कॉम्प्लेक्स, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कैटलिस्ट देने के बाद जैसे अब नाव लगा दिया तो पार करने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। तो उसी तरह अगर कैटलिस्ट डाल दिए रिएक्शन में तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड एनर्जी को कम कर दिया, अब उतना ज़्यादा ही नहीं है, कम में पार कर जाना है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट में क्या है देखते हैं, हाई, उसमें सब मोलेकुल कोलाइड करके पार नहीं कर पाता है। तो कैटलिस्ट पे डिपेंड किया ना, दोज कैटलिस्ट क्या हुआ, दोज केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द या चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो तरह का होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है दो तरह का होगा। कैटलिस्ट जो है दो तरह का होगा, कोई रेट को घटा भी देता है कोई, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए। पॉजिटिव कैटलिस्ट, और हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैटलिस्ट सब निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये यानी क्या हुआ, कैटलिस्ट देने के बाद रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कैटलिस्ट डालता है, नहीं कहता है कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो यही है, कैटलिस्ट डालने से पॉजिटिव सेंस में सोचेंगे तो कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो ये कैटलिस्ट पर डिपेंड किया।
अब टेम्परेचर पर देखते हैं, फिर तो टेम्परेचर का ब्रॉड सेंस होगा। जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे तो उस समय उसको डीपली देखेंगे। अभी तत्काल फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। इसका लिख लीजिए इसको। देखिए जनरली क्या होता है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, लिख देते हैं इसको। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करता है? व्हेन टेम्परेचर increases, kinetic energy increases, kinetic energy increases। क्यों भाई? kinetic energy increases because kinetic energy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ेंगे गैसियस थ्योरी में, 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, collision of reactant molecule increases, collision of reactant molecule increases। नहीं, जब कोलिजन बढ़ जाएगा सो रेट ऑफ रिएक्शन also increases, so rate of reaction also increases। ठीक है, देखिए क्या हुआ। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कहता है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा, इधर उधर ज़्यादा होगा गैस मोलिक्यूल, तो कोलिजन ज़्यादा होगा। कोलिजन जब ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एनर्जी बैरियर को ज़्यादा मोलिक्यूल पार करेगा। कोलिजन ज़्यादा, एक्टिवेटेड एनर्जी को ज़्यादा पार करेगा तो कम्प्लेक्स ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल इंक्रीजेज एंड more molecule cross the activated complex बैरियर जब ज़्यादा एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बैरियर को पार करेगा, मोर मोलिक्यूल्स क्रॉस द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बैरियर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी formed
सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, तब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, देखें जनरली लिखे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों भाई, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गया तो कोलिजन रिएक्टेंट मोलेकुल कब बढ़ेगा, जब रिएक्टेंट मोलेकुल का कोलिजन बढ़ेगा तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बैरियर ज़्यादा पार करने लगेगा मोलेकुल, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा बना मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया ना। तो वही लिख दिया है, एंड मोर मोलेकुल क्रॉस द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बैरियर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, इफ टेम्परेचर increases 0 degree to n times, then n times rate of reaction increases to the power n times, ठीक है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज 0 degree to n times, then rate of reaction increases to the power n times, ठीक है। तो ये जानिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर पर डिपेंड किया, इसको लिखिए। तो देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन जितना भी होता है सब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जितना भी होगा सब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन depend on photochemical reaction depend on intensity of light, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases, then intensity of light increases, that means number of photon increases, number of photon increases and number of photon directly proportional to क्या हो जाएगा, एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन, कोलिजन ज़्यादा तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, कोलिजन ज़्यादा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तो पढ़े। कोलिजन ज़्यादा होता है तो एनर्जी बैरियर को ज़्यादा पार करता है, एनर्जी कोलिजन ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा,
प्रोडक्ट ज़्यादा तो रेट ऑफ ये लिख देते हैं, कोलिजन ज़्यादा तो यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट ज़्यादा का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, फोटोन ज़्यादा हुआ। फोटोन ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा, एच न्यू डिपेंड करता है NhC/λ पढ़े थे। तो एनर्जी ज़्यादा होगा तो कोलिजन फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बना, इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको लिखिएगा। तब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है, जैसे H2 + Cl2 ये डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में ये देता है 2HCl, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन जो डिपेंड कर रहा है फोटोन पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन ब्रॉड सेंस में भी पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, जो चूँकि ये तो डिपेंड किस पर कर रहा है, फोटोन ना, ये रिएक्शन डिपेंड कर रहा है फोटोन पर। फोटोन ज़्यादा तब एनर्जी ज़्यादा, कोलिजन ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट पर नहीं पड़ता है। सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्टेंट not affected by pressure, but gaseous reactant affected by pressure। गैस मोलेकुल फैला रहता है ना, तो गैस मोलेकुल जब प्रेशर बढ़ाएंगे, when pressure increases गैस मोलेकुल कंडेंसेशन या कोलिजन ऑफ गैस मोलेकुल इंक्रीजेज लिख देते हैं। कंडेंसेशन लिक्विड फॉर्मेशन का केस आ जाता है, इसको ऐसे कीजिए, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज कोलिजन ऑफ गैस मोलेकुल इंक्रीजेज। जब कोलिजन गैस मोलेकुल का इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीजेज, सो रेट ऑफ रिएक्शन also क्या हो जाएगा, also इंक्रीजेज। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस मोलेकुल के बीच गैस मोलेकुल कंडेंस होगा और कोलिजन ऑफ गैस मोलेकुल इंक्रीज करेगा। तो जैसे कोलिजन बढ़ा मतलब प्रोडक्ट बढ़ा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया। नहीं, ये हुआ।
अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। ये थोड़ा ब्रॉड सेंस में रहे, इसी पर हम लोग पढ़ेंगे आगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर तक, ठीक है। तो ये ब्रॉड सेंस में थोड़ा, लेकिन अभी तत्काल तो थोड़ा पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ, इसे लिखिए, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। generally rate of reaction directly proportional to concentration, but not always, ये ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से अनअफेक्टेड भी होता है, जिसे जीरो ऑर्डर लगे, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड फ्रॉम, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाद में पढ़ेंगे ये फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड फ्रॉम कंसंट्रेशन हो गया ऑफ रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज when concentration increases। कुछ रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, ठीक है। कुछ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सम रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ, सम रिएक्शन, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या। रेट ऑफ रिएक्शन also depend on product concentration of product, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ रिएक्शन जनरली करता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बट नॉट ऑलवेज, लिख दिए। ROR अनअफेक्टेड फ्रॉम कंसंट्रेशन भी होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीज भी होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है।
रेट ऑफ रिएक्शन 1 रिएक्टेंट पे करेगा, 2 रिएक्टेंट पे करेगा, नहीं पर भी करेगा, नन ऑफ द रिएक्टेंट पर भी करता है। तो ये कंसंट्रेशन थोड़ा अलग ढंग से पढ़ना समझना होगा। जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है एक कंसंट्रेशन टर्म पर, तो उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 कंसंट्रेशन टर्म पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये मतलब nth ऑर्डर के टर्म में इसको पढ़ना है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म ब्रॉड सेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कंसंट्रेशन का। तो तत्काल हमको जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मैक्सिमम केस में कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ ये देख लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो को आप लोग केयरफुली देखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछते रहता है, तो केयरफुली देखेंगे। जो न्यू व्यूवर है वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, जो ओल्ड व्यूवर है वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे और इसको अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू।